यथार्थ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग 3 आपराधिक कानून जो हैं नए 1 जुलाई से लागू हुए हैं उस पर चर्चा किया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें चेंजिंग की गई हैं और वो बदलाव क्यों हुआ है उसकी आलोचना भी हो रही है, समीक्षा तो हो ही रही है। और ये यूपीएससी और यूपीपीएससी या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में मेंस में भी ये क्वेश्चन मिलने का आपको, और इंटरव्यू में भी इसका सामना करना होगा। दूसरी चीज़, आप अगर पब्लिक सेक्टर में हैं, चूंकि ये पब्लिक के लिए ही है, जनता ही इससे जुड़ी है, तो आपको यह वैसे भी जानना चाहिए कि आखिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो पुराने कानून को रिप्लेस किया गया एक तरह से पूरी तरह, और नए रूप में लाने के पीछे मकसद क्या है। सरकार का तर्क यह है कि हम पुराने कानून को इसलिए चेंज कर रहे हैं कि वो अंग्रेजों के ज़माने के बनाए हुए, उस समय के तत्कालीन परिस्थितियों पर बनाए हुए थे, जो कि काफ़ी पुराने थे। नई तकनीकी क्षेत्रों में हमारा काफ़ी बदलाव हो चुका है, अपराध के भी नए परिभाषा बदल चुकी है, तो उसी मापदंड पे इस नए अपराध को माप पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ये सरकार का अपना तर्क है। बहुत सी चीज़ें इसमें चेंज की गई हैं, जैसे इस बार 0 एफआईआर हो गया है। आप किसी भी जगह से जा कर के एफआईआर कर सकते हैं। पहले ये चीज़ें थी, इनडायरेक्ट रूप में होती थी, अब खुले तौर पर हो गई हैं। इसके अलावा महिलाओं को सुरक्षा की नज़र से अब इस बार काम ज़्यादा किया गया है। हाँ, पुलिस को शक्ति पहले की तुलना में थोड़ी ज़्यादा मिली है, लेकिन उन सरकार का अपना भी तर्क है, या कुछ उनके समीक्षकों का यह भी तर्क है कि पुलिस को शक्ति यह इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा विशेष तौर पर दिया गया है चूंकि पब्लिक डोमेन में सबसे ज़्यादा पुलिस ही कनेक्ट होती है। इसका मतलब यह नहीं कि न्यायपालिका उससे लिंक नहीं है। इसके अलावा और भी बहुत सी चेंज हुई है। तकनीकी रूप में हम लोगों का जो मोबाइल है, डिजिटलाइजेशन है, इन सब चीज़ों को भी उसमें कनेक्ट किया गया है। जैसे आप वीडियो बना सकते हैं, वीडियो को लेकर के दिखा सकते हैं, इन चीज़ों को भी बढ़ाया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसके लिए बनाया गया है, अब इस समय तो वकीलों को जानने और समझने में ही समय लग जा रहा है, पुलिस विभाग के लोगों को ही समझने में धारा रटना पड़ेगा कि 302 क्या था, अब क्या है, 420 क्या है, कौन किसमें कितना चेंजिंग हो गया है। कुछ चीजें हटा दी गई हैं, जैसे राजद्रोह हटा दिया गया है, देशद्रोह को परिभाषित किया गया स्पष्ट रूप से। या फिर यह भी कही गई है कि आतंकवाद, इस बार आतंकवाद को भी, पहले चूंकि यूएपीए का भी एक चर्चा हो रहा है, ये इसकी भी आलोचना हो रही है, लेकिन आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। और भी बहुत सी चीजें, सीआरपीसी हो या आईपीसी हो या भारतीय साक्ष्य अधिनियम में चीजें चेंज की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी चेंजिंग किए गए हैं, कुछ का आप नाम बदल दिए, धारा का नाम बदल दिए, धारा का कॉन्सेप्ट वही है, डाटा बदल गया है, लेकिन परिभाषा और उसका बेस तो आज भी वही है। तो इस पे लोगों को यह करना चाहिए। कुछ लोगों का यह कहना है, विपक्ष का भी, और इसकी आलोचना के रूप में यह भी हो रहा है कि आर्टिकल 19 का, 21 का, 14 का कहीं हनन तो नहीं होगा, या फिर पुलिस की शक्ति बढ़ जाने से कहीं पब्लिक सेक्टर में इसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा। ये तो जमीनी स्तर पे यह काम जब होगा तो आउटपुट आपको स्पष्ट होगा ही। लेकिन सरकार का यह कहना है, गृह मंत्री अमित शाह का कहना था, ये 1 जुलाई जब ये हुआ, दिसंबर में ही 2023 में ये एक्ट पूर्ण रूप से हो गया था, फरवरी में बोला गया था कि 1 जुलाई से यह लागू किया जाएगा। तो अमित शाह जी ने भी कहा था कि ये जो जो आपका सनी देओल का डायलॉग है, तारीख पे तारीख, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और पहले जब अंग्रेजों की सरकार थी तो उनका फर्स्ट प्रियोरिटी क्या था, पहली प्राथमिकता क्या थी, दंड देना, कि पब्लिक सेक्टर को दंड देना है। और इस बार की सरकार का फर्स्ट है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, यानी सबको इंसाफ मिले। तो सोच अच्छा है, विचार भी अच्छा है। अगर जमीनी स्तर पर इसका काम होता है तो अच्छी है, लेकिन अगर पुलिस को विशेष शक्ति दी गई है तो उसका थोड़ा, उसकी पूर्ण रूप से व्यवस्था क्या है वो भी ठीक है, पर अगर जमीन में पब्लिक को उसका फायदा मिले तो ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। क्योंकि हम लोग का दोनों का उद्देश्य, चाहे पुरानी धाराएं हो या इस समय की जो नई रूपांतरित धाराएं हो, दोनों का उद्देश्य यही है कि पब्लिक में किसी को भी नुकसान ना हो। नुकसान का मतलब है उसे सही ढंग से न्याय मिले और जल्दी मिले। बहुत सी केस अभी भी पेंडिंग है, हो सके इसमें तेजी आए, लेकिन फिलहाल की स्थिति में यह देखने को मिल रहा है कि पुलिस हो या वकील हो, यहाँ तक कि जजे भी, अभी तो उन लोग को रट्टा मारना पड़ेगा कि कौन सी धारा किस में है और सारी चीजें हैं। और जो पहले से रिटायर होने के कागार पे हैं, जितने वकील हैं, केस लड़ने वाले हैं,
उन लोगों को तो नए सिरे से रटना और ये चीजें करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज मिलेगा जो पब्लिक भी उससे, चूंकि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे वकील को ढूंढते हैं या वैसे वकील के पास जाते हैं जिसके पास काफी पहले से उसका अनुभव रहा हो, और उस अनुभव को वो पुराने, चूंकि इतने दिन से वो केस को एक तरह से याद होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को धाराएं याद रहती हैं और उसकी परिभाषाएं स्पष्ट होती हैं। परिभाषाएं आज भी चेंज नहीं है, लेकिन चीजों को रटना पड़ेगा। रटना कोई समस्या नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिसके लिए यह चीजें बनाई जा रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़े लिखे लोग जब इतने इसमें परेशान हो सकते हैं, रटने में, समझने में, जानकारी लेने में, तो आप ग्रामीण क्षेत्रों को, लोगों को कैसे समझाएंगे? थोड़ा स्पेस होना चाहिए था। फिर भी अगर लागू हो गया है तो पब्लिक की भी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको जल्द से जल्द कानून को समझें, नोट्स के लिए भी, मेंस में भी, कि ये कानून क्या है, अपने हिसाब से लिखने का प्रयास करें। बाकी ये चीजें हैं, बेसिक जो चीजें हैं कि धाराएं कौन सी चेंज हुई हैं या इसमें कौन कौन सी चीज नई को जोड़ा गया है, और जो जोड़ा गया है वो आज की परिस्थिति को देखते हुए जोड़ा गया है, इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इसमें कुछ डाटा भी देखना जरूरी है, फिर इस पे चर्चा किया जाएगा। देखिए, तीन नए आपराधिक कानून हैं जो 1 जुलाई 2024 से होंगे। यहां लिख दिया गया है कि जल्दी न्याय पर जोर दिया गया है। पहले क्या था, अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेजों के समय में राजद्रोह कानून लगाया गया था, उनको हम लोगों से कोई लेना था नहीं। वो चाहते थे कि जल्द से जल्द दंडात्मक कार्रवाई किया जाए, तो इस पर ये अच्छा है राय। और फिर है जो लिखा गया है, पहले उसको बोलते चले जा रहे हैं ताकि ये भी चीजें जो है परिभाषित हो पाए। देखिए, देश में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। यहाँ एक चीज और जान लीजिए, एक यूएपीए होता है, जो पहले होता क्या था, इसका मतलब क्या है, आगे इसके बाद भी चर्चा किया जाएगा, कि पहले आपको किसी संगठन से जुड़े हुए हो तो आपको आतंकवादी माना जाता था। जैसे होता था ना, ये उसके संगठन से हैं, या फिर ये अलकायदा के हैं, या फिर उसके हैं, ये किसी भी संगठन से हैं, उदाहरण कोई भी हो तो, या किसी भी संगठन से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो या किसी भी जाति का संगठन अगर आतंकवादी से संबंधित है, तो अगर आप उससे संबंधित हैं तो आपको आतंकवाद माना जाता था। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको इंडिविजुअल रूप में, और ये पुलिस भी कर सकती है, और आप किसी भी व्यक्ति को अगर आतंकवाद की परिभाषा में डाला जा सकता है। इसी का तो बहुत ज्यादा आलोचना भी हो रहा है। खैर, जब से 2019 के बाद से आया, इस कानून के बाद, इससे पहले भी आतंकवाद को लेकर यह कानून बनाया गया था, तो बहुत से चेंजिंग आए। आतंकवाद की घटनाएं आपको देखने को कम मिलती हैं, तो सरकार का सोच भी ठीक है। तो देखिए, देश में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह को बनाया गया अपराध। मॉब लिंचिंग, ये क्या होता है? मॉब लिंचिंग का मतलब है कि कोई पूरा झुंड हो, कोई ग्रुप हो, पब्लिक का हो, और धर्म को बेस बना ले, जाति को बेस बना ले, और कोई भीड़ क्या करे, किसी वारदात को अंजाम दे दे। होता है ना कि ये इस धर्म से हैं, ये उस धर्म से हैं, या इस जाति के हैं, या इस क्षेत्र के हैं, और पूरा भीड़ क्या होता है, किसी बड़े वारदात को अंजाम दे दे, और बाद में पता चले कि चीजें ऐसी होनी नहीं चाहिए थी, तो ऐसे लोगों को सजा भी है और मौत की भी सजा है। इसके बाद है, पीड़ित कहीं भी दर्ज करा सकेंगे एफआईआर। एफआईआर का फुल फॉर्म फर्स्ट इंप्रेशन रिपोर्ट। पहले क्या था कि आप अपने क्षेत्र में ढूंढने जाते थे, या किसी पुलिस विभाग में किसी से बड़े से लिंक हो तो कहीं जाकर इनडायरेक्ट रूप से एफआईआर पहले भी होता था, लेकिन इतने खुले तौर पे नहीं है जो अब हो गया है। तो जांच की प्रगति रिपोर्ट भी मिलेगी, वहीं पे आपको मिल जाएगा, और उसके बाद आपके क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। फिर है, तलाशी और जब्ती में ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य है। ये अच्छा है। क्यों अच्छा है? चीजें, हर चीज डिजिटल हो रही हैं और पुराने मापदंड पर ही काम हो रहा है। फिर है, राज्य सरकार की एक तरफा केस वापस लेने का अधिकार नहीं है, पीड़िता का पक्ष भी सुना जाएगा। ठीक है। एफआईआर केस, डायरी, चार्जशीट और जजमेंट सभी किए जाएंगे डिजिटल। डिजिटल माने ऑनलाइन, और जो भी उसके चीजें हैं वो डिजिटल रूप से हो, मतलब मोबाइल से हो, लैपटॉप से हो, किसी से भी हो। फिर है, छोटे छोटे अपराधों में जल्द निपटारे के लिए समरी ट्रायल यानी छोटी प्रक्रिया में निपटारा का भी प्रावधान है। आगे क्या है, गवाहों के लिए ऑडियो वीडियो में बयान रिकॉर्ड करने का विकल्प है। 7 वर्ष या उससे ज्यादा अपराध के फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा सबूत जुटाना अनिवार्य होगा। मतलब इस तरह का अगर 7 साल हो या उससे ज्यादा का हो
तो उसकी पूरी डिटेल उसका स्पष्ट हो जाए, जांच हो जाना चाहिए फॉरेंसिक विशेषज्ञ द्वारा। पहली बार के अपराधों के ट्रायल के दौरान 1/3 सजा काटने पर मिलेगी जमानत, फर्स्ट बार अगर आप कर रहे हैं तो। भगौड़े अपराधियों की संपत्ति होगी जब्त, ये भी ठीक है, भगौड़े अपराधियों की अनुपस्थिति में भी चलेगा, जैसे देश से कोई पैसा लेकर भाग गया या कोई बड़ा बदमाश है, अभी थे तो नीरव मोदी थे और बहुत से लोग का नाम सुनने में आया था, ये जो कौन थे उनका नाम ही नहीं आ रहा है। तो जो भी इस तरह के भगौड़े हो उन पर भी केस चलेगा, ये भी अच्छा है। 35 जगह टाइम लाइन जोड़ी गई है, मतलब सबके लिए अब टाइम लाइन है, आपके लिए इतना टाइम, आपको 2 ही बार कर सकते हैं, आप जजमेंट के लिए 2 बार कर सकते हैं, वो 90 दिन 15 दिन था 30 दिन, यानी हर जगह आपको टाइम लाइन बनाया गया है, इतने टाइम में आपको यह काम कर लेना है। तो ये तेजी लाने, इसका उद्देश्य क्या है, जल्द से जल्द चीजों को निपटारा किया जाए, और केवल निपटारे पर ही काम ना हो कि जल्दीबाजी में आप केस को खराब कर लें, जल्दीबाजी भी हो और सही निर्णय मिले। पब्लिक को इसमें बढ़ाया गया है, पहले प्रशासन की चीजें ज्यादा, मतलब उनकी तवज्जो ज्यादा थी अंग्रेजों के जमाने में, अब इसे बढ़ाया गया है, यानी पब्लिक को मेन इमेज में रखा गया है, और पब्लिक में भी महिलाओं और पुलिस को थोड़ा और विशेष, मतलब उनको बढ़ोतरी मिली है, शक्ति बढ़ी है एक तरह से। 3 से 7 वर्ष की सजा के केस में 14 दिन में जांच पूरी कर दर्ज होगी एफआईआर दर्ज कराने से लेकर फैसला सुनाने तक की होगी तय समय सीमा। मतलब दर्ज केस होता है ना, आप पहले जाते हैं तो केस दर्ज कराते हैं, 3 दिन में अब आपको कराना होगा, मतलब जहां भी है, और सुनाने तक का तय है समय सीमा, लिमिट है उसका। तकनीक का इस्तेमाल होगा, वही चीज, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को कानून का हिस्सा बनाया जाएगा। आईपीसी इंडियन पेनल कोड की बात हो रही है, 1860 की जगह अब यहां से चीजें शुरू हो रही हैं। भारतीय न्याय संहिता 2030, भारतीय न्याय संहिता, इसी को बीएनएस कहते हैं। पहले 358 लगभग थी धाराएं, अब 356 के आसपास धाराएं हैं। ये आईपीसी में देखिए गलत हो जाता, पहले 511 धाराएं थी, ये तो रटा है 511, अब 356 और 58 दोनों क्यों लिखा गया, चर्चा दोनों का आता है, अब 356 लगभग बोलिए सही रहेगा। फिर है सीआरपीसी क्रिमिनल का 1973 की जगह अब कौन सा आ गया है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसको बीएनएसएस बोलते हैं, 1898 में हुआ था, 484, अब है 531। ये सब लॉर्ड मैकाले के समय बनाया हुआ सब था, उसके बाद ये चीजें जमीनी स्तर पे उतरती चली आई हैं। चलिए आगे है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2030, जिसको बीएसए बोलते हैं। नए कानून में दंड की जगह न्याय देने पर जोर, वही बात। अब यहां से शुरू हो रहा है पहला है भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए। क्या है इसमें खास, प्रस्तावित कानून में 2 नई धाराएं और 6 नई उपधाराएं जोड़ी गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर दिया गया है। जीवन साथी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई में सक्षम गवाह के रूप में पति पत्नी दोनों को शामिल किया जाएगा। अच्छा है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस क्या है, फिर पहले इसको देख लिया जाए, फिर इस पे बात किया जाएगा। आईपीसी 1860 की जगह चूंकि बना था, उस समय गठन हुआ था, बीएनएस 20-21 नए अपराध जोड़े गए हैं, और आईपीसी में मौजूदा 19 प्रावधानों को हटाया गया है। 33 अपराध, ये जो डाटा है इसमें नीचे ऊपर आ सकता है, लेकिन आप उसको लगभग से काम चलाइए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि डाटा तो आएगा ही, चूंकि अभी इस समय सभी के पास डाटाओं का जो भी ब्यौरा है वो लगभग में ही ज्यादा मौजूदा है। तो देखिए 33 अपराध हैं, कारावास की ये सब चीजें सही है, फैक्ट है। 1860 20-21 नए अपराध जोड़े गए हैं। आईपीसी में 19 प्रावधानों को हटा दिया गया है। 33 अपराध हैं, कारावास की सजा बढ़ा दी गई है, मतलब 33 ऐसे अपराध हैं जिसकी सजा को पहले की तुलना में बढ़ा दिया गया है। 83 अपराधों में जुर्माने की सजा बढ़ा दी गई है। अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सजा होगा 23 अपराधों में, यहाँ ये चीजें कट गई हैं, हाँ 23 अपराधों में। फिर है दस्तावेज की परिभाषा में इलेक्ट्रॉनिक व डिजिटल रिकॉर्ड शामिल होगा, इसको भी दस्तावेज माना जाएगा। फिर है महिला और बच्चों के खिलाफ अपराध पर नया अध्याय पेश किया जाएगा। संगठित अपराध, हिट एंड रन, ये भी बहुत अच्छा है। पब्लिक जब भीड़ में जाती है, आप रॉन्ग वे से, गलत रास्ते से अगर आप वाहन चलाते हैं और किसी को मार देते हैं, या आपने एक तरह से अपराध किया, अपराध है ही, और आपका साइड कोई और है और आप दूसरी जगह आकर किसी को मार देते हैं, तो अब आप बचने वाले हैं नहीं। भीड़ का हिस्सा या अपराध करने के लिए बच्चों को रखना,
आतंकवादी कृत्य हो, छोटे संगठित अपराध हो, धोखे से महिलाओं का यौन शोषण, महिलाओं से एक चीज और, आपने उनको गलत दस्तावेज बताया। जैसे होता है ना कि हम किसी अन्य धर्म से हैं और अब बता दें, या किसी अन्य जाति के हैं, या अन्य अपना पढ़ा लिखा योग्यता छिपा लें, या अपने कोई ब्यौरा छिपा दें और उसके बेस पर किसी महिला के साथ यौन संबंध करते हैं, तो यह भी अपराध की श्रेणी में आएगा। अब आप इससे बच नहीं पाएंगे। फिर है महिलाओं का यौन शोषण, छीनना, भारत की छीनना मतलब एक चीज और है, जो चैन स्नैकिंग होता है ना, घूमते हैं इधर उधर, तो अब इनको पहले इस तरह से माना जाता था, लेकिन अब इनको अपराध की अच्छी श्रेणी में, मतलब इन पर एफआईआर बनता है। छीनना या भारत की संप्रभुता, ये इसकी चर्चा खूब हो रही है, तो मतलब वो भी आएगा। अगर आप चैन छीन कर भगते हैं या उधर करते हैं तो आप बचेंगे नहीं। भारत की संप्रभुता, इसकी आलोचना खूब हो रही है, लेकिन ये अच्छा भी है। भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरे में डालने वाला कृत्य और झूठी या फर्जी खबरों का प्रकाशन शामिल किया गया है। अब एक चीज बताइए कि संप्रभुता, एकता, अखंडता और ये सारी चीजों को जो बचाने वाली चीज है, या भारत के कल्चर के साथ कोई खिलवाड़ करने वाली कोई बातें बोलता है, तो अपराध की श्रेणी में आएगा। ये एक तरह से आर्टिकल 19 जो बार बार कहा जा रहा है उसका, या 21 का, थोड़ा सा इसको और स्पष्ट किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि इसमें बहुत सी चीजें जोड़ी जा सकती हैं, जो कि इसकी आलोचना हो भी रही है, इसमें आप जोड़ी जा सकती हैं या इससे बच करके भी निकले जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा और स्पष्ट किया जाता कि कौन कौन सी चीजें किसमें हो रही हैं, तो ज्यादा अच्छा होता, फिर भी ठीक है। फिर है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, धाराएं 170 है, 1898 की जगह लाया गया है। मजिस्ट्रेट की जुर्माना लगाने की शक्ति बढ़ा दी गई है। घोषित अपराधों का दायरा बढ़ाया गया, पहले इसमें 19 अपराध शामिल थे जिनमें दुष्कर्म के मामले शामिल नहीं थे, अब 10 वर्ष या उससे अधिक के सजा वाले सभी अपराध शामिल किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पूर्वानुमति से 3 वर्ष से कम सजा वाले अपराधों को गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है। हिरासत अवधि के पहले 40 से 60 दिनों के लिए 15 दिन के लिए पुलिस हिरासत में ले जाती थी, अब धीरे धीरे करके 90 यानी 3 महीने तक की चीजें, मतलब टाइम टाइम पर अपनी जमान वो रोक सकती है। यह जमानत से इनकार करने का आधार नहीं होगा। अपराध से अर्जित आय को जब्त करने और कुर्की करने की प्रक्रिया को शामिल किया गया है। देश भर में 0 एफआईआर तो पहले ही बोला गया है। देखिए, ये जो 3 आपराधिक कानून लागू हुए हैं, ये है तो ठीक है, क्योंकि इसमें पब्लिक के लिए है कि जमीनी स्तर पे ज़्यादा उनको लाभ मिले, ज़्यादा डेट ना मिले, और उन्हें महिलाओं को सुरक्षा मिले, और पब्लिक को ज़्यादा महत्व दिया जाए, ये बहुत ठीक है। लेकिन पब्लिक को इसमें प्राथमिकता क्या होती है कि हमारे लिए जो चीज़ें हो रही हैं, अभी तो वकील, जज और पुलिस ही इस कानून को समझने में, धीरे धीरे चीज़ों को परफेक्ट करने में बहुत सी तेजी है, वो लोग सक्षम भी हैं, कर भी रहे हैं। लेकिन आम जनता, जो कि बहुत से पढ़े लिखे लोगों का यह हाल है, या पढ़े लिखे जितने भी तबके हैं, या जो तैयारी कर रहे हैं, या जिस श्रेणी से जुड़े हुए हैं, आप जुडिशियल का कोई एग्जाम देने जा रहे हो, तो इन चीजों को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समय लेना होगा, और जल्द से जल्द समझना भी होगा, क्योंकि आप इससे जुड़े हुए हैं। 1 जुलाई के बाद ये चीजें जुड़ी हुई हैं। और पब्लिक इसको क्या करना चाहिए कि जितनी भी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट उसके क्या हैं, क्योंकि हम और आप जितने भी लोग हैं, ये सब इससे जुड़े हुए हैं, करेक्ट है। क्योंकि इसके बारे में अगर हमें स्पष्ट नहीं होगा तो चीजें नहीं समझ में आएंगी। दूसरी चीज है, अंग्रेजों का जो सोच था उस जमाने में, वो उस कंडीशन में था, जो आपके देश में वो शासन कर रहे थे, हमारे बीच थे, हमारी प्रशासन, हमारी लोगों से उन्हें उतना हमदर्दी नहीं था, इसलिए वो कानून व्यवस्था को काफी स्ट्रांग कंडीशन में रखे थे। दूसरी एक चीज और कहा जा सकता है, इसकी आलोचना अगर की जाए या फिर समीक्षा की जाए, कि जब देश में आजादी के लिए बात हो रही थी, देश आजाद हुआ 15 अगस्त को, संविधान लागू हुआ, तो जब संविधान लागू हुआ, संविधान सभा में लोग, इतने वरिष्ठ लोग बैठे हुए थे, और देश को बेस बनाया गया, और कई देशों से लेकर के संविधान को बनाया गया। तो फिर इतनी दिन बाद अचानक से इन परिस्थिति की क्या जरूरत रही है? तो इसका सरकार का भी तर्क है, और यह समझने में भी आ सकता है, आपको समझ भी सकते हैं कि फिर वही बात आ रही है कि परिस्थितियां पहले की तुलना में, जब परिस्थिति चेंज हो, जैसे अगर कोई बच्चा भी है, इसको समझने के लिए,
छोटे में उसका कुछ उद्देश्य कुछ और होता है, थोड़ा बड़ा हो गया तो उद्देश्य कुछ और होता है। आपका देश पहले गुलाम था, उसके बाद आज के समय में 2023 में महिलाओं की परिभाषा बदल गई है। महिलाओं की परिभाषा का मतलब है रहन सहन, समाज में उनका जो उस समय कीमत था, कीमत का मतलब उन्हें वैल्यू नहीं दिया जाता था, दबा के रखा जाता था। आज वो चीजें हैं, हर क्षेत्र में महिलाएं आपको देखने को मिल रही हैं, विकास कर रही हैं। या फिर किसी वर्ग को उठा लीजिए, क्षेत्र को उठा लीजिए, शिक्षा को उठा लीजिए, तकनीक को उठा लीजिए, हर क्षेत्र में आप पाएंगे कि काफी गैपिंग है। तो जब गैपिंग काफी है तो विचारधाराएं बदल गई हैं, तकनीक बदल गया है, तो चोरी करने के भी तरीके कई बदल गए हैं। चैन खींचना हुआ, महिलाओं के साथ अलग तरह का उत्पीड़न करना हुआ, या फिर बहुत से साइबर क्राइम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी चीजें हैं, डिजिटलाइजेशन रूप में भी बहुत ज्यादा समस्याएं आ रही हैं। तो जब ये सारी समस्याएं आ रही हैं तो आपकी आपराधिक कानून को भी तो नए प्रारूप में होना ही चाहिए। दूसरा, वो उस कानून में क्या था कि पहले पब्लिक को, फिर वही बात आ रही है कि पहले पब्लिक को केंद्र में नहीं रखा गया था, कहीं ना कहीं प्रशासन के हाथ में चीजें ज्यादा थी। इस बार पब्लिक को ज्यादा महत्व दिया गया है। पब्लिक के ही अंग में, चाहे वो महिला हो या कोई भी नीचे का तबका हो, गरीब तबका हो, अमीर हो, कोई भी हो, उस सभी के साथ न्याय हो, और केवल न्याय ना हो, जल्दी हो, तो इसका लाभ मिलेगा। तो ठीक है, आप इसको भी पढ़िए नोट्स के लिए, एग्जाम के लिए। ये तो चीजें हैं ही, सरकार सोची है तो अच्छा ही सोची है। दूसरी चीज है कि आप मेंस के लिए या प्री के लिए कब ये लागू हुआ, लॉर्ड मैकाले का इसमें क्या रोल है, 1860 में था, 72 में था, उस समय की परिस्थिति क्या थी, इस पर पूरा लेख लिखना या इसका डाटा रटना, ये दोनों कंप्लीट करना एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत जरूरी है। और यूपीपीएससी का अगर एग्जाम हो या किसी भी राज्य सरकार का एग्जाम हो, मेंस के अलावा इंटरव्यू में भी संवाद का विषय है। इसलिए आप इसको केवल रटिए ही नहीं, इस पर अपनी विचार रख करके पेज में लिखने का भी प्रयास करिए। ये मेरे पक्ष है, ये मेरा विपक्ष है, ये मेरे आलोचना है, ये मेरी समीक्षा है, तब जाकर यह चीजें स्पष्ट हो पाएंगी। चलिए, हमें जितना समझ में आया इस पर अपनी बात रखे हैं। बाकी इसमें कुछ डाटा अगर गलत हो तो उसको देख लिया जाएगा, फिर से सुधार किया जाएगा। ठीक है।